নমস্কাৰ, এয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু এই সময়ত নেতাই ক'ব আৰু ৰাইজে শুনিব। হয়, আমাৰ এই অনুষ্ঠান নেতাই কয়। আমি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ মিডিয়া সেলৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থকা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা, বিজেপিৰ সেই চিনাকি মুখ। তেওঁক আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ और विभिन्न कथात आमी তেওঁলোকক विभिन्न धৰণৰ प्रश्न তেওঁৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। रवि जी, स्वागतम प्राग न्यूज का इस शो के लिए। रवि जी, कितने सीटें मिलेंगे इंडिया में? देखिए, मैं आपसे, हम तो बहुत बोलते थे, लेकिन ऐसे बहुत से चैनल थे जो अपने सर्वे में आज से 6 महीना पहले हमें 107, एनडीए को 175 देते थे। हाँ जी। आज वो बीजेपी को 229 और एनडीए को 278 दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो एनडीए के साथ हमें 300 प्लस सीट मिलेगी, क्लियर मेजॉरिटी ऑफ एनडीए। तो बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेंगी? नहीं, हमारे एनडीए के साथ। एनडीए के साथ देखिए, आप पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो एलाइज नहीं आएंगे। अभी 28 एलआई बीजेपी के साथ है। हाँ। तो बिहार में स्वीप करेंगे, टोटल स्वीप करेंगे, चिंता मत करिए। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार दोनों का सफाया होगा वहां पर। हाँ। तो नीतीश कुमार का कैसे सफाया होगा? बिहार का स्पेशल स्टेट का वो के लिए वो लड़ रहे हैं ना, तो उसको माना जा रहा है कि बिहार में वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है नीतीश कुमार। उनको मालूम हो जाएगा। हाँ। उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी के साथ थी। हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, जिताया था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से नफरत इतना किए विरोध। देखिए, बिहार में क्या है अभी, बिहार के लोग, पीपल नरेंद्र मोदी को लव करते हैं, प्यार करते हैं, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी को नफरत करते हैं। लालू का जमाना अलग था और नीतीश का जमाना अलग है। डेवलपमेंट अब तो ये तो मानना पड़ेगा आपको, नीतीश के जमाने में तो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। हुआ है, लेकिन अब 1 साल हो गया। जिस तरह से उन्होंने अलायंस को तोड़ा, बिहार की जनता ने लाइक नहीं किया। और बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार 40 सीट लड़ रहे हैं, जीतेंगे 1-2। लालू प्रसाद 40 सीट लड़ रहे हैं, जीतेंगे 4-5। देश में लोकसभा में देश की सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 272। हाँ जी। तो ये वो नहीं ला पाएंगे। तो पहला मेरा जो सवाल था, आपने उसके रिप्लाई में ये बोला कि कुछ चैनलों का जो ये था ओपिनियन पोल था, वो धीरे धीरे बीजेपी और एनडीए का चित बढ़ा रहा है उस पर, उसकी वजह क्या है? कुछ नहीं, सब देश के सारे चैनल। और आपको बताऊं इस बार तो आसाम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो वजह क्या है? धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? मैं बताता हूं। इवन तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में, बंगाल में, जहां बीजेपी कमजोर है, वहां भी अच्छा होगा। कारण क्या है? लोग 10 साल से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, तरुण गोगोई से परेशान है। भ्रष्टाचार, महंगाई। आपको बताएं, हमने एक चार्जशीट निकाला था यूपीए के खिलाफ, तो इसमें सब कुछ नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र किया है। तो जो करप्शन था उसके बारे में हमने को सोचा कि मेजर करप्शन किसको कहेंगे। तो यूपीए का स्टैंड इतना बड़ा है कि 10,000 करोड़ वाज द मिनिमम कट ऑफ मार्क, उसके ऊपर को मेजर कहेंगे। इतना पैसे की लूट हुई, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो जनता उब गई है। और जनता नरेंद्र मोदी में होप दिखती, आशा। एक गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा, जिसकी मां पड़ोस में कपड़ा साफ करती थी, उसने 12 साल अच्छा काम किया, चीफ मिनिस्टर, ईमानदार है, इफेक्टिव है। तो देश आज नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ है। तो मार्केटिंग अच्छे की है आप लोग ने, मोदी जी का पैकेज बना के मार्केटिंग अच्छी की है, इसी वजह से। आपने अच्छा कहा, लेकिन अगर आपका माल ठीक नहीं होगा तो मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। मोदी जी का माल ठीक था, डेवलपमेंट था, विकास था, लोगों ने देखा, 3-3 बार वहां जिताया, तो अब लोग देश की ओर आ रहे हैं। तो कॉर्पोरेट का सहायता तो मिल ही रहा है आप लोग को। देखिए, कॉर्पोरेट का सवाल नहीं है। आप बार बार कॉर्पोरेट की बात करते हैं। गुजरात में 27,000 गांव है, वहां 24 घंटे बिजली है। गुजरात में देश में सबसे अधिक कम बेरोजगारी है। गुजरात में जो महिला शिक्षा का ड्रॉप आउट है वो 22% से घट के 2 हो गया है। गुजरात में किसानों का विकास 10%, जबकि देश का 2% है। किसान सुसाइड भी कर रहे हैं गुजरात में? जी नहीं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये चुनाव लोकसभा का है। लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई, तो वो खाली गुजरात करते हैं, अपना जवाब नहीं देते हैं। तो हम गुजरात की बात जो करते हैं, तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं,
राहुल गांधी जवाब दें, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि कुछ लाख रुपया लगा करके 5-6 महीना में सोनिया गांधी के दामाद 300 करोड़ रुपया कमाते हैं, पूरी सरकार सपोर्ट करती है। तो ये भी एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो कांग्रेस का भी ये एलिगेशन है, अदानी ग्रुप कैसे इतना 10 साल में इतना डेवलप कैसे कर गया, अदानी ग्रुप हरियाणा में भी है, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। अदानी ग्रुप राजस्थान में भी है, वहां सरकार किसकी रही है? कांग्रेस की रही है पहले। अदानी ग्रुप आपके महाराष्ट्र में है, वहां सरकार किसकी है? देखिए, अगर आपको विकास करना है ना तो आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, तो नौकरी मिलेगी, रेवेन्यू आएगा, तो किसानों को भी चिंता होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आसाम के लोगों से एक सवाल पूछता हूं। हाँ जी। 91 से मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी हैं आसाम से, 10 साल से पीएम है। तरुण गोगोई 12 साल से चीफ मिनिस्टर है। क्या मनमोहन सिंह एक मेजर इंडस्ट्री आसाम में लाए हैं? एक? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? एक पावर प्लांट लाए हैं। और रायबरेली में हिंदुस्तान का कितना ऑफिस गया? तो तरुण गोगोई, जहां से आपके एमपी है मनमोहन सिंह, जो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक इंडस्ट्री नहीं ला पाए। और गुजरात में छोड़िए बड़ी इंडस्ट्री, 5 लाख स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वहां काम करती है, 85% ग्रोथ रेट है। तो ऐसे देखने की जरूरत है। झूठ तो बोलने वाले बहुत, लेकिन इस झूठ का देश की जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मुसलमानों का आस्था जीतने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम काम करते हैं। अच्छा सवाल किया। गुजरात में देश के मुसलमानों का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे हाई है, ये सच्चा कमेटी भी बोलता है। आज आप देखिए काम अपने शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में। आज मुसलमान को भी चाहिए नौकरी, रोजगार, पढ़ाई, महंगाई से मुक्ति, तो ये सरकार नहीं देती है, जानबूझकर रोकने की बात करती है, इसीलिए बिखराने की बात करती है। और यहां हम सुन रहे हैं कि एआईयूडीएफ, अजमल खान और एजीपी में और कांग्रेस में कुछ हिडन रिश्ता बन रहा है। तो आज तो तरुण गोगोई ने ये एलिगेशन लगाया आप लोग के ऊपर कि मोदी धूरी में क्यों नहीं गया, जिससे अजमल लड़ रहा है, तो एआईडीएफ और बीजेपी के साथ कुछ समझौता है। मैंने मोदी जी आसाम में 7 बार आ चुके हैं। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में 3 जगह और गए, मणिपुर में और अरुणाचल में 10 बार आए, तो इससे परेशानी नहीं है। बीजेपी अजमल खान का पूरा विरोध करती है। एआईडीएफ जो है ये कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्ट है, आपसे हम कहना चाहते हैं। और क्या एजीपी, क्या अजमल खान, क्या कांग्रेस पार्टी, इन सबों में एक हिडन लाइंस है। लेकिन आसाम की जनता इस पर इसका जवाब देगी। तो सोनिया गांधी बोल रही है कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, वो लोग जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? वो लोग पूरा देश को जोड़ रहे हैं। कैसा जोड़ रहे हैं मुझे बताइए ना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज कोई बीजेपी छोटी पार्टी है क्या? देखिए, मैं फिर कहता हूं, सोनिया गांधी सवाल पूछते हैं, जवाब दो। महंगाई क्यों नहीं कम हुई, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, तो वो क्या कहती है? शाही इमाम को बुलाती है कि मुसलमानों का वोट एक तरफ कर दो। यह है देश को तोड़ना। इसका जवाब पूछिए उनसे आप। नरेंद्र मोदी, बीजेपी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विश्वास। और नरेंद्र मोदी ने कल क्या भाषण दिया है सीएनबीसी पर कि मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगूंगा, मैं देश के विकास, मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वोट मांगूंगा और उनके विकास की बात करूंगा। तो आसाम का जो मेजर प्रॉब्लम है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उस मामले में तो आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू जो बांग्लादेशी है, शरणार्थी बोलते हैं आप लोग, उन लोग को यहाँ पर पनाह देंगे आप लोग, लेकिन मुसलमानों के नहीं। इस पे क्या इसका अंदर नहीं पर जवाब दे दे। आसाम अकॉर्ड किया था राजीव गांधी ने। हाँ जी, आपको मालूम है कि जो 71 के बाद जाना था। हाँ जी। और इस अकॉर्ड को फेल कौन किया? सोनिया गांधी ने। अपने पति के अकॉर्ड को सोनिया गांधी ने फेल किया, तरुण गोगोई ने फेल किया। वोट बैंक पॉलिटिक्स। हम क्या कहते हैं, जो आसाम के मुसलमान हैं, यहां पैदा हुए, वो बिल्कुल आसामीज हैं और गौरवशाली भारतीय हैं। हमने कभी नहीं बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमान, उन लोग के बीच में आप लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, जो हिंदू है, उन लोग को हम लोग शरणार्थी बोलेंगे और जो मुसलमान है उन लोग को आने नहीं देंगे। उसमें आपने बहुत सही कहा। कई बार आपको देखिए हिंदू वहां परसिक्यूट होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं। पाकिस्तान में या वहां पर बांग्लादेश में बच्चों के साथ क्या क्या होता है आपको पता ही नहीं होते हैं। तो कई बार वहां पर हिंदू, वो हिंदू है इसलिए प्रताड़ित होकर आते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने एक बात कही है, पाकिस्तान से बहुत से हिंदू आए कि नहीं आए, जिनके लाहौर में, वो आपके पूरा पेशावर में कितना तंग किया गया, तो वो हम एक डिफरेंट यार्डस्टिक करते हैं। तो रवि जी, आप लोग अभी मोदी का सरकार, मोदी के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं,
एनडीए और बीजेपी के नाम पर क्यों नहीं? जी नहीं, ये बीजेपी का भी वोट है। बीजेपी पार्टी नेता एनडीए के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम होता था कि नहीं? हाँ जी। कैप्टन तो हमेशा होगा ना, चीफ मिनिस्टर होगा तो हम तो अभी वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पर, मोदी को वोट दो, मोदी का सरकार, लेकिन कहीं पर भी बीजेपी का नाम नजर नहीं आ रहा है और इसका भी नाम नहीं नजर आ रहा है। ये बीजेपी मैनिफेस्टो। हाँ जी। ये देखिए अटल जी, अडवाणी जी, राजनाथ जी, सबकी फोटो है, मोदी की फोटो, सारे सीएम की फोटो है। ये देखिए चार्जशीट है, ये देखिए ये सबकी फोटो है कि नहीं? तो ये सारा डॉक्यूमेंट, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी काफी लोकप्रिय हैं। वो टीम के कैप्टन हैं, हमारे पीएम के उम्मीदवार हैं। तो अगर उनके बारे में हम देश के सामने बात कहते हैं और जनता उनको खौफ से देखती है तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सुषमा स्वराज अभी भी खौफा है? नहीं, कोई खफा नहीं, सब एक साथ है, चिंता मत करिए आप, सब मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, आप मानना पड़ेगा सुषमा स्वराज अभी भी है। नहीं, अब आपके कहने से मान लें, बाकायदे वो भी मोदी जी के कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। वो हमारे सीनियर नेता हैं, प्रचार कर रही हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो हम कोई फैमिली की पार्टी नहीं है, जान लीजिए आप। हमारे यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ता है। हम सभी कभी स्टूडेंट लाइफ में एक्टिव थे, लेकिन एक बार निर्णय होता है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सब लोग काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के अनुसार हम लोग देश में एक स्थायी, इफेक्टिव, स्टेबल गवर्नमेंट देने की बात। कल राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, नौगांव में एक रैली किया है, उसने एक बोला है कि मैंने दिल्ली में एक जगह देखा, एक पोस्टर है वहां पर, अभी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पोस्टर में एक भी महिला का फोटो नहीं है, मतलब उसका सुषमा स्वराज का भी फोटो नहीं है। इसमें है, लेकिन राहुल का एलिगेशन था ये। राहुल गांधी की बात को क्यों माने? आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 महिला की फोटो है कि नहीं? चीफ मिनिस्टर विजय सिंधिया, सुषमा स्वराज की यहाँ फोटो है कि नहीं? सब बीजेपी का डॉक्यूमेंट है। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी में कितना महिला की सुरक्षा करते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार है? उनकी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी है, जिसके अंदर पुलिस है। जो पूरा बलात्कार हुआ है दिल्ली में, आपको बताने की जरूरत है क्या? तो राहुल गांधी, जब आप पूछिए राहुल गांधी से कि नौकरी क्यों नहीं मिलती, महंगाई क्यों नहीं कम होता, आसाम का विकास क्यों नहीं होता, सड़कें क्यों नहीं बनती, रेलवे लाइन क्यों नहीं बनता, इसका जवाब नहीं है। इसलिए कभी टॉफी की बात करते हैं, कभी गुब्बारे की बात करते हैं। तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, राहुल गांधी थोड़ा लिखना पढ़ना सीखिए, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। और एक बात है, अभी जो परिवर्तन देखिए, पूरे देश के लोग कांग्रेस से तंग आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि महंगाई है, ये है, वो है, तंग आ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता है कि अगर बीजेपी नहीं, थर्ड फ्रंट भी थोड़ा स्ट्रांग होता तो वो भी बहुत, उसको भी पब्लिसिटी, मतलब वो सपोर्ट उसको भी मिलेगा? देखिए, थर्ड फ्रंट इतिहास हो गया है ना। अगर एक मिनट, देवेगौड़ा आए ना, गुजराल आए ना, चंद्रशेखर जी आए ना, ये थर्ड फ्रंट की कल्पना जब तक कांग्रेस पार्टी बाहर समर्थन नहीं करेगी, अब ये पास्ट हो गया, आज हो गया। आज देश को चाहिए प्रभावी सरकार, देश को चाहिए इफेक्टिव सरकार, देश को चाहिए स्टेबल सरकार, और वो स्टेबल सरकार हमेशा बीजेपी लेड एनडीए ही देगा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। क्योंकि वहां देखिए ना कितने सीएम कैंडिडेट हैं, नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद, ममता जी, जयललिता जी, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव रोज कह रहे हैं यूपी में हमको एक बार बना दो, हमको पीएम बना दो। देश ऐसे चलता है क्या? नहीं। कंट्री वांट्स ए स्टेबल गवर्नमेंट, आसाम वांट्स ए स्टेबल गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्ट वांट ए स्टेबल गवर्नमेंट, वो सिर्फ बीजेपी लेड एनडीए देगा। तो कांग्रेस नहीं दे पा रहा है क्या? एनडीए नहीं दे पा रहे? 10 साल से आप देखें, कुर्सी में बैठे तो हैं, लेकिन मनमोहन सिंह क्या है, संजय बारू ने क्या लिखा है कि मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाते थे। मैं अब फिर पूछ रहा हूं, 10 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं ना, आपको आसाम ने 24 साल से राज्यसभा भेजा है ना, आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि आसाम में एक बड़ा इंडस्ट्री आप नहीं ला सके। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। भ्रष्टाचार होता रहा, देश लुटता रहा। टुडे इंडिया वांट्स ए चेंज, यंग पीपल वांट ए चेंज, and only BJP and Narendra Modi can give that. तो बाहर मतलब आसाम के लिए अगर आप जीत जाए आप, तो मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार हो गया, उसके बाद आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करेंगे, क्या परिकल्पना? हमने अपने इसमें सब कुछ लिखा है। और पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एक अलग से विभाग बनाया था। हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए, यहाँ के इंडस्ट्री के लिए अपना प्रोग्राम बनाया है। और हमने एक और बात कही है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स देश में जहां भी हैं, उनको हम पूरी सुरक्षा देंगे, उनके लिए हॉस्टल बनाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट का इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सिंगल जो राइनो है आपका, हॉर्न राइनो जिसका इतना मारा जा रहा है, इसको ये पूरा
कॉम्प्रिहेंसिव विकास नॉर्थ ईस्ट का होगा, इसकी पूरी। बिहार में एक जगह आपने कुछ सवालों का ऐसे जवाब दिया था, जो एक्सट्रीमिज्म है उसका आप सख्त उसको मुकाबला करेंगे उसके साथ, मतलब माओइस्ट का एक इंटरनल प्रॉब्लम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बोला था इज द बिगेस्ट इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, तो आप लोग कैसे पेश आएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो माओइस्ट इलाके में डेवलपमेंट का अच्छा काम करना पड़ेगा, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलिए, माओइस्ट इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं बंदूक की गोली से। तो जो ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मेरा आरोप है कि मनमोहन सिंह माओइज्म को सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बहुत से माओइज्म के सॉफ्ट चेहरा बैठे हुए हैं जो नक्सलाइट को समर्थन करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहां फर्म होना होगा वहां फर्म होना पड़ेगा, और जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, छत्तीसगढ़, आपके महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सबों के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड कार्यक्रम करना। रविशंकर जी, कहाँ पर कठिनाई हो रहा है पूरे देश में आप लोग को? थोड़ा सा कठिनाई, मतलब उसी से एक स्टेट का नाम बताइए, वहाँ स्टेट में आप लोग को थोड़ा कठिनाई है, अब थोड़ा कठिनाई है, अब ज्यादा सीट मिलने का उम्मीद भी नहीं है। देखिए, हमें तो लगता नहीं, हम तो आपसे दूसरी बात कहेंगे, हाँ। जहां जहां हम कमजोर हैं, बीजेपी का कमल वहां भी खिलेगा, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, और आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में हम काफी अच्छा करेंगे। इस बार देश में जो हवा चल रही है, तो ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी आज तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। और चिंता मत करिए, अगर बीजेपी स्वयं अपने आप 260 प्लस पहुंच जाए और एनडीए के साथ 300 प्लस क्रॉस कर जाए। थैंक यू रविशंकर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।